नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जो भी फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको टू द पॉइंट और नटसेल में याद कराऊंगा। अगर हम लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो टाइम लाइन है उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। यानी कौन सा टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, उस टाइम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं, उनके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इवन उस टाइम पीरियड का कोई अगर सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस बैकग्राउंड है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। और किसी टाइम पीरियड में लिटरेचर की कौन सी जॉनरा को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, यानी प्रोज कब ज्यादा लिखी जाती है, पोएम्स कब ज्यादा लिखी जाती है, नॉवेल या ड्रामा कौन से टाइम पीरियड में ज्यादा लिखी जाती है। इन सब की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सारे पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं इन्हीं सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा और आपको याद कराने की कोशिश भी करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, किसी भी टाइम पीरियड को याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि उसका जो बिगनिंग ईयर है और जो उसका लास्ट ईयर है उसमें कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई इवेंट घटित हुई रहती है। बस उसे हमें याद रखना है। पहला जो टाइम पीरियड है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। और इसी को ध्यान रखना डार्क एज भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 450 से लेके 1066 तक। अब पूरी बात क्या होती है समझिए। देखो, आपको याद करना है 43 एडी से लेकर के 450 एडी तक। एडी में रोम का एक शासक होता है जिसका नाम होता है क्लाडियस। ये क्या करता है, ये इंग्लैंड पर आक्रमण करता है और लगभग 400 साल तक इंग्लैंड पर शासन करता है। यानी 43 एडी से लेके 450 एडी तक किसका शासन होता है इंग्लैंड पर, ध्यान रखना वो होता है रोम का। 450 के आते आते रोमन एम्पायर अपनी पूरे आर्मी को इंग्लैंड से विथड्रॉ कर लेती है। और जब रोमन एम्पायर इंग्लैंड से अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लेती है तो वंस अगेन इंग्लैंड अपने आप को वीक पाता है। और ऐसे समय में बहुत सारे विदेशी आक्रमण फिर से इंग्लैंड पर होने लगते हैं। सबसे पहले वहां पे आक्रमण करता है जर्मनी, ठीक है, और फिर उसके बाद करता है डेनमार्क। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं और आके यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और इन्हीं ट्राइब्स को बोला जाता है एंग्लो सैक्सन। ठीक है, एंग्लो सैक्सन का मतलब वो ट्राइब्स जो जर्मनी और डेनमार्क से आई रहती है। पूरी बात समझ में आ रही है। तो देखो, 450 से लेके 1066 यानी 600 साल अगेन कौन राज करता है, ये राज करने वाले रहते हैं एंग्लो सैक्सन, यानी जर्मनी और डेनमार्क के ट्राइब्स। और इसको डार्क एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होता है। अब आपको याद करना है 1066 से लेकर के 1500 तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया है मिडिल इंग्लिश पीरियड। बहुत आसानी से आपको याद होगा, पूरी बात समझिए। देखो, 1060 में एक घटना घटित होती है। नॉर्दर्न फ्रांस में एक जगह है नॉर्मंडी। ठीक है, नॉर्मंडी का एक शासक होता है, उसका नाम था विलियम। विलियम क्या करता है, ये जो है 1066 में इंग्लैंड पर आक्रमण करता है फ्रांस से आकर के और इंग्लैंड को डिफीट कर देता है, यानी एंग्लो सैक्सन को डिफीट कर देता है और वहां का शासक बन जाता है। और इंग्लैंड में एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसको बोला जाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है ध्यान रखना 1066 से लेकर के 1350 तक। और 1350 से लेकर के 1400 तक का जो टाइम पीरियड है वो है एज ऑफ चाउसर का। ठीक है, और 1400 से लेकर के ध्यान रखना जो 1500 तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया है एज ऑफ रिवाइवल। ठीक है, एज ऑफ रिवाइवल में वॉर ऑफ रोजेस लड़े जाते हैं। इसके अलावा 100 ईयर वॉर्स इसमें काफी फेमस है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में आप ध्यान रखना तीन छोटे छोटे टाइम पीरियड आ जाते हैं। एक तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1066 में नॉर्मंडी का राजा विलियम एंग्लो सैक्सन किंग हेरोल्ड को उसमें डिफीट करता है, वहां का शासक बन जाता है। और फिर वो टाइम पीरियड कहलाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, यानी
1066 से लेकर 1350 तक, और 1350 से लेकर के 1400 तक का जो टाइम पीरियड है ये है एज ऑफ चाउसर, और 1400 से 1500 तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया है एज ऑफ रिवाइवल। अब आपको याद करना है द रेनेसेंस का टाइम पीरियड। द रेनेसेंस का टाइम पीरियड होता है 1500 से लेके 1660, ठीक है। इसको हम अर्ली मॉडर्न एज भी कहते हैं। द रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल या रीअवेकनिंग। रेनेसेंस क्या है, ध्यान से समझिए। रेनेसेंस वैसे आप मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि रेनेसेंस जब आता है, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फिलोसफी हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, या फिर एक्सप्लोरेशन हो, डिस्कवरी, इन्वेंशन हो, हर एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा रैपिड प्रोग्रेस होता है। देखो रेनेसेंस क्या होती है, वो इंग्लैंड में कैसे पहुंचती है, इसकी भी एक हिस्ट्री है, उसको भी आप समझिए। इस्तांबुल में एक जगह है, एक शहर का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये जो शहर होता है ये रोमन एम्पायर का कैपिटल होता है। इस्तांबुल समझ रहे हैं, आज का जो टर्किस है वही पहले इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, और वहां पे एक शहर होता है, उस शहर का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये जो शहर होता है ये रोमन एम्पायर का कैपिटल होता है, यानी यहाँ पे सारे जो बुद्धिजीवी लोग थे बैठे हुए थे। अब क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर का आक्रमण कहाँ होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल पे होता है। और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल को बहुत ही बुरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। और यहाँ पे बैठे जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं अपने लिटरेचर के साथ। पहले कहाँ आते हैं, इटली में आते हैं, फिर उसके बाद वो फ्रांस में जाते हैं, और फाइनली वो कहाँ पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जब इनकी लिटरेचर, ध्यान रखना, जो भी कॉन्स्टेंटिनोपल में रहने वाले स्कॉलर्स की लिटरेचर इटली पहुंचती है तो फिर वहां पे रेनेसेंस आ जाता है, यानी इनकी जो लिटरेचर होती है वो बहुत ही रिच होती है। और वैसी लिटरेचर ना तो इटली की थी, ना तो फ्रांस की थी, और ना ही इंग्लैंड की थी। तो जहां जहां पे इनकी लिटरेचर पहुंचती है वहां पे आप समझो क्या हुआ, रेनेसेंस हुआ। क्योंकि इटली या फ्रांस या इंग्लैंड की जो राइटर्स होते हैं वो यही समझते हैं कि हमारी जो लिटरेचर है वो बहुत ही बैकवर्ड है, हमें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और वो इस फील्ड में काम करना शुरू भी कर देते हैं, और इसी को रेनेसेंस बोला गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा गया है कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये कब होता है, तो ध्यान रखना ये होता है 1453 में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इंग्लैंड में ये जो रेनेसेंस होता है वो कब पहुंचता है, तो ये पहुंचता है, ध्यान रखना, 1485 में। ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको रेनेसेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेनेसेंस में भी चार छोटे छोटे एजेस हैं, उसको भी बहुत आसानी से हम लोग याद करेंगे। पहला है एलिजाबेथन एज, ठीक है। एलिजाबेथन एज की शुरुआत होती है 1558 से, और इसका एंड हो जाता है 1603 में। और ये ध्यान रखना, दोनों डेट बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1558 में क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनती हैं, और 1603 में इनकी डेथ हो जाती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं और उनके कौन कौन से वर्क्स हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको याद करना है जैकोबियन एज, ठीक है। जैकोबियन एज का मतलब आप समझ रहे हैं, जेम्स फर्स्ट के शासनकाल की बात हो रहा है। आसानी से आपको याद होगा, जैकोबियन भी देखो जे से स्टार्ट हो रहा है, और जेम्स भी जे से स्टार्ट हो रहा है, तो आसानी से आप एसोसिएट कर लेंगे जैकोबियन एज यानी जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड पूछा गया है। तो जेम्स फर्स्ट को राजा बनाया जाता है 1603 में, और इनकी डेथ कब हो जाती है, 1625 में। फिर आता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज का मतलब आप समझ रहे हैं, चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट, तो देखो कैरोलिन भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और चार्ल्स में भी देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी आप आसानी से एसोसिएट कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और इनका जो टाइम पीरियड होता है, ध्यान रखना, चार्ल्स फर्स्ट को राजा बनाया जाता है 1625 में, और इनकी, ध्यान रखना, डेथ नहीं होती है, लेकिन इनको एक्सक्यूट कर दिया जाता है, इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है 1649 में, ठीक है। तो जब राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है तो फिर ध्यान रखना, उस समय बहुत सारा सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल्स होती हैं, उसमें प्यूरिटन्स डोमिनेशन में होते हैं। और उस समय एक लीडर होता है प्यूरिटन का जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। वो जो है अपने आप को राजा तो नहीं,
लॉर्ड प्रोटेक्टर कहलाता है और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1649 से लेकर 1660 तक। ठीक है, इसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है या इसको बोला जाता है प्यूरिटन एंटेरेग्नम। एंटेरेग्नम का मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई ऑफिशियल किंग ना हो। ठीक है, इसके बाद आपको याद करना है न्यू क्लासिकल पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1660 से लेके 1785 और कहीं कहीं आपको 98 भी मिल जाएगा। न्यू क्लासिकल पीरियड को एज अ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है या फिर इसको 18th सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और न्यू क्लासिकल पीरियड भी तीन छोटे छोटे एजेस में डिवाइड है। पहला है रेस्टोरेशन। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1660 से लेके 1700 तक। देखो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एक्सक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसका डोमिनेशन होता है? प्यूरिटन का होता है। उसमें भी ओलिवर क्रॉमवेल उनका लीडर होता है, वही पूरे इंग्लैंड को चलाता है। वो भी अच्छे से चला नहीं पाता है। फिर क्या होता है, उसके डेथ के बाद फिर से चार्ल्स सेकेंड को, जो कहाँ था उस समय, वो था फ्रांस में था, उसको बुलाया जाता है और फिर से इंग्लैंड का उसको राजा बना दिया जाता है। यानी राजाई फिर से क्या हो जाती है? रेस्टोर हो जाती है। इसीलिए इस एज को बोला जाता है रेस्टोरेशन एज। इसके बाद आपको याद करना है ऑगस्टन एज। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1700 से लेके 1745। ऑगस्टन एज को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर पोप का डोमिनेशन होता है। ये एक लीडिंग राइटर्स होते हैं। इनके लिटरेचर पूरे इस एज को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इसीलिए इस एज का नाम भी पड़ गया एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। और अलेक्जेंडर पोप की जो डेथ होती है वो कब होती है? 1744 में। यानी इनके डेथ के साथ इस एज का एंड भी हो जाता है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ठीक वैसे ही ध्यान रखना, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड जब ऑगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड होता है, यानी 1745 से ये शुरू होता है और 1785 में ये एंड हो जाता है। तो बहुत आसानी से आपको न्यू क्लासिकल पीरियड भी याद हो जाएगा। पहला है रेस्टोरेशन 1660 से 1700। दूसरा है ऑगस्टन एज 1700 से 1745। 1744 में अलेक्जेंडर पोप की डेथ होती है और उसी के जस्ट 1 ईयर बाद ये एज का भी एंड हो जाता है। और फिर आपको याद करना है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। इनका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1745 से 1785 और 1784 में डॉक्टर जॉनसन की डेथ हो जाती है और उसी के साथ ध्यान रखना इस एज का भी एंड हो जाता है। लेकिन कई बुक में आपको ध्यान रखना एज ऑफ जॉनसन का जो टाइम पीरियड है वो आपको मिलेगा 1798। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेड होता है, इनफैक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है और ये पब्लिश होता है 1798 में। और इसी के पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक एज का बिगनिंग माना जाता है। ठीक है, तो रोमांटिक एज की जहां बिगनिंग होती है वहीं पर न्यू क्लासिकल पीरियड का एंड हो जाता है। तो आप दोनों याद रखेंगे 1798 से लेके 1837 तक का जो टाइम पीरियड है वो होता है रोमांटिक पीरियड। ठीक है, 1798 क्यों? क्योंकि इसी डेट को विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज की कोलैबोरेटिव वर्क लिरिकल बैलेड पब्लिश होती है। और 1837 क्यों? क्योंकि 1837 को ही क्वीन विक्टोरिया राज सिंहासन पर बैठती हैं। तो उनके राज सिंहासन के बैठने के साथ रोमांटिक एज की एंड हो जाती है और फिर कौन सा एज स्टार्ट हो जाता है? विक्टोरियन पीरियड। और विक्टोरियन पीरियड कब से कब तक चलता है? तो ध्यान रखना 1837 यानी जब क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठती है वहां से लेकर जब उनकी डेथ हो जाती है 1901 में। ठीक है, तो ये भी डेट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, विक्टोरियन पीरियड। और विक्टोरियन पीरियड में भी एलिजाबेथन पीरियड की तरह ही ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, खास करके लिटरेचर के लिए ये दोनों पीरियड सुटेबल होते हैं। और विक्टोरियन पीरियड में दो छोटे छोटे मूवमेंट्स भी आप याद करेंगे। एक आप याद रखेंगे प्री रेफ्लाइट्स, इसका डेट आप याद रखेंगे 1848 से 1860। ऑलरेडी मैंने प्री रेफ्लाइट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसमें कुल 7 मेंबर्स होते हैं जिसमें 3 फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं जिससे प्रश्न पूछा जा चुका है, विलियम हॉलमैंड हंट, टीजी रोसेटी और मिलेस। ठीक है, 4 और इसमें राइटर्स बाद में ऐड हो जाते हैं।
और दूसरा आपको याद करना है एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस। ध्यान रखना ये दोनों जो मूवमेंट होता है वो प्री रेफलाइट के अगेंस्ट में आते हैं और ये जो मूवमेंट चलता है ये चलता है 1880 से लेके 1901 तक। ठीक है, वैसे रफली मॉडर्न एज की बिगनिंग 1901 से हो जाती है। बहुत सारे बुक्स में आपको 1901 से ही मॉडर्न एज दिख जाएगा, लेकिन एम एच अब्राहम कहते नहीं, मॉडर्न एज स्टार्ट होता है 1914 के बाद। ये बताते हैं कि 1901 से 1914 के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है एडवर्डियन पीरियड। ठीक है, इस समय राजा कौन होता है? एडवर्ड सेवेंथ होते हैं और एडवर्ड सेवेंथ की डेथ हो जाती है 1910 में और उसके बाद फिर इंग्लैंड के राजा बनते हैं जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, और जॉर्ज फिफ्थ की फिर डेथ कब होती है? 1936 में। तो ध्यान रखना जॉर्जियन पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 910 से 1936। क्यों? क्योंकि 910 में जॉर्ज किंग बनते हैं और इनकी डेथ कब हो जाती है? 1936 में हो जाती है। और 1914 के बाद एम एच अब्राहम कहते हैं मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है और 1945 से पोस्ट मॉडर्निज्म। तो देखो इस तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो टाइमलाइन है एम एच अब्राहम के बुक में वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है और इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक टाइम पीरियड में जो एडिशनल फैक्ट्स हैं जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा।